वही हमारा क्या होता है, एनसीएफ 2005 का विशेषता होता है ना। एनसीएफ 2005 की विशेषता के बारे में भी हमने कल चर्चा किया था। सबसे पहले एक बात बताइएगा कि अभी तक का सबसे नवीनतम रिपोर्ट कौन है पाठचर्या के क्षेत्र में? 2005। ज्ञान को अलावा, स्कूल के अलावा बाहरी जीवन से जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? पढ़ाई को रटने के प्रणाली से मुक्त करना है। पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति बच्चों में आस्था जागृत करना है। जन गण मन बताए थे ना, जय हिंद जय भारत बताए थे ना। कक्षा को आदर्श एक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। शिक्षण सूत्र का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। ज्ञात से अज्ञात जानते हैं, जो सूचना पहले से जानकारी है बच्चा में उसको क्या कहेंगे? ज्ञात। पुराने जानकारी के आधार पर नया जानकारी देना क्या कहलाता है? अज्ञात। मूर्त से अमूर्त जानते हैं, जो दिखाकर पढ़ाएंगे वो क्या है? मूर्त। जो नहीं दिखेगा वो क्या है? पहले दिखाना है कि नहीं दिखाना? दिखाने से न दिखाने की तरफ लेकर के उसको जाना। सूचना को ज्ञान मानना है क्या? किसको ज्ञान मानना है? समझ को ज्ञान मानना। विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें असफलता का कारण है। नैतिक मूल्य को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर सिखाएंगे। अच्छा, नैतिक मूल्य को जानने से पहले हमने वृद्धि और विकास का चर्चा किया था। अगर किसी व्यक्ति में मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? वृद्धि। और किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन को विकास। वृद्धि दिखाई देता है, विकास दिखाई नहीं देता है। विकास को केवल महसूस कर सकते हैं, वृद्धि को हम देख सकते हैं, है ना। अगर किसी में मात्रा में परिवर्तन हो रहा है वो वृद्धि है कि विकास है? वृद्धि है। और किसी में गुण में परिवर्तन हो रहा है वो क्या है? दो विकास के बारे में चर्चा किए थे। पहला था संज्ञानात्मक विकास और दूसरा था हमारा कौन सा? नैतिक विकास। सही गलत में पहचान कर लेना कौन विकास है? संज्ञानात्मक। सही गलत में पहचान करने के बाद सही के अनुसार काम करना कौन विकास है? नैतिक विकास है। बताए थे ना। अच्छा, नैतिक मूल्य के बारे में बताया था हमने, जिसको बोलते हैं मोरल वैल्यू। हाँ, झूठ बोलना पाप है, कौन वैल्यू है? मोरल वैल्यू। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कौन वैल्यू है? मोरल वैल्यू, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य को केवल उपदेश देकर सिखा सकते हैं कि वातावरण देकर? वातावरण देकर। अपने घर में इन्वायरमेंट बनाएंगे तभी ना बच्चा मोरल वैल्यू को सीखेगा। बिना इन्वायरमेंट के मोरल वैल्यू को बच्चा सीख सकता है? नहीं सीख सकता। क्लियर था ना यहाँ तक? अच्छा, बालक को बाहरी जीवन में तनावमुक्त वातावरण देना है कि नहीं देना है? अच्छा, अभिभावक को अपने बच्चा से रियल एक्सपेक्टेशन रखना है कि हाई एक्सपेक्टेशन? रियल एक्सपेक्टेशन रखना। कक्ष में अधिक शांति के नियम ठीक है क्या? आपका कक्षा इंटरेक्शन वाला होना चाहिए, जीवंत कक्षा होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके थे, है ना। मतलब जो लोग क्लास किए होंगे पिछले 2 दिन में तो ये सारा बात आपको समझ में आ रहा होगा। जो लोग आज से फर्स्ट डे आए होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग पढ़े हैं तो आप लोग ये बोल रहे हैं, आप भी आज पढ़ लीजिएगा तो आप भी कल से बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आइएगा। कहता है कि खेल आनंद सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की बात को महत्व नहीं दी। अच्छा, हम लोग ना क्लास में या स्कूल में बहुत सारे खेल का आयोजन कराते हैं। जैसे देख लीजिएगा 15 अगस्त पर खेल का आयोजन होता है, 26 जनवरी पर फिर खेल का आयोजन होता है, या ऐसे सामान्य जीवन में भी हम लोग बच्चा से खेल का आयोजन कराते रहते हैं, या किसी न किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराते रहते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब होता है कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल काम कोई कराते रहते हैं, है ना। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं, जैसे 15 अगस्त में डांस प्रोग्राम का आयोजन हम करा रहे हैं, तो हमारा क्या है? सांस्कृतिक कार्यक्रम। उसका नाम भी हम लोग देते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, देते हैं ना। लेकिन उसमें कुछ भी संस्कृति को परिचय देने वाला नहीं होता है। उसमें चलता है सपना चौधरी का डांस, समझ रहे? अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हम अपने बच्चों को लिए कराते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि बच्चे अपने कल्चर को समझ पाए, बच्चे अपने कल्चर को जान पाए। उसमें होना चाहिए झिझिया नृत्य का प्रेजेंटेशन। झिझिया नृत्य आप लोग समझते हैं ना, जो हमारे बिहार के संस्कृति को आगे बढ़ाता है, हमारे कल्चर को दिखाता है ना। उसमें होना चाहिए कजरी नृत्य का प्रेजेंटेशन, जबकि कजरी नृत्य के बारे में आज के बच्चे जानते ही नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन इस सब गाना पर डांस नहीं होगा, गाना पर वह डांस होगा जो किसी को समझ में नहीं आएगा लेकिन सबको मजा आएगा, ठीक है ना। अब समझने का प्रयास कीजिए, चूंकि नाम तो हम दे दिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो क्या आप इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं? नहीं। आपने नाम तो दे दिया लेकिन नाम के आधार पर आपने काम वहां पर नहीं कराया। अच्छा, अगर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं, जैसे खेल, क्रिकेट का आयोजन करा दिए, वॉलीबॉल का आयोजन करा दिए स्कूल में, है ना। इंडोर गेम, आउटडोर गेम, बहुत सारे गेम का आयोजन हम लोग कराते हैं। कहते हैं कि हाँ फलाने क्लास और फलाने क्लास में कंपटीशन है, देखते हैं कौन जीतता है ना। ऐसा काम कराते हैं ना। अच्छा, मान लीजिए कि 4-5 बच्चों, 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे, मान लीजिए कि 12 वो बच्चा एक खेल के आयोजन में भाग लिया, तो उसमें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 आदमी आएगा ना, है ना। बाकी आदमी तो सामान्य जीवन जिएगा, मतलब कि सब कोई फर्स्ट कर सकता है क्या?
और फर्स्ट आया, सेकेंड आया और उसके बाद में क्या आया, थर्ड आया। 1 2 3 नंबर पर 3 बच्चा आया, तो बाकी 9 बच्चे के साथ में हमको क्या करना चाहिए, इन 3 बच्चा को बुला करके स्टेज पर हम लोग क्या करेंगे, पुरस्कृत करेंगे कि हाँ ये बच्चा फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, ये थर्ड आएगा, पुरस्कार देते हैं। लेकिन क्या बाकी 9 बच्चों को हमको छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं, उस बच्चा को भी स्टेज पर बुला करके हमको छोटा या छोटा, बड़ा या बड़ा, कोई ना कोई गिफ्ट उसको देना है। गिफ्ट होता है, भले भले वो अग्निजल का 3 रुपये का पेन का है नहीं हो, ठीक है ना, उसको आप खरीदते हैं दुकान से, उसका मजा, और स्टेज पर जाकर उसको ग्रहण करते हैं, उसका मजा, दोनों में क्या है, अलग अलग। अब समझने का प्रयास कीजिए। तब कह रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी भी खेल का आयोजन बच्चा के लिए हम इसलिए नहीं कराते हैं कि हाँ बच्चा हमारा रिकॉर्ड बनाना और तोड़ना सीखे। हम ये नहीं कहें कि हाँ देखो फलाना साल जो है ये बच्चा फर्स्ट किया था, इस बार ये फेल कर गया और इसके आगे ये निकल गया। अब रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की भावना से अगर हम इस खेल का आयोजन करवाएंगे तो बच्चा इसमें रुचि नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा, अपने आप को जो है ना दबा हुआ महसूस करेगा कि पता नहीं कहीं इस बार फेल कर जाएंगे तो हमारा नाम सर जी लेंगे कि ये बच्चा इस बार फेल कर गया है। तो रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की भावना से इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेल का आयोजन नहीं कराते हैं, बल्कि यह समझाने का हम प्रयास करेंगे कि बेटा तुम स्टेज पर आकर के परफॉर्म किया, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए बाकी 9 बच्चों को भी हमको पुरस्कृत करना चाहिए ताकि वो मोटिवेट रहे, अभिप्रेरित रहे। अब 9 बच्चा मेहनत तो किया है ना जी, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड आया 3 आदमी का, लेकिन मेहनत तो 12 किया है, तो उस हमारा काम क्या बनता है, हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है एज ए टीचर कि उन 9 बच्चों को भी बुला करके हम सम्मानित करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि बालक के बीच में भावना हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा कि हम खेल में आयोजन भाग लिए थे तो कम से कम स्टेज पर जा करके सर जी से मिले तो हैं, कम से कम छोटा सा ही सही गिफ्ट मिला तो है, तो दूसरा बच्चा भी अगली बार से उसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास करेगा। लेकिन 3 बच्चा को दे करके बाकी बच्चा को छोड़ देते तो अगली बार से दूसरे बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास नहीं करता। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो रिकॉर्ड बनाना और तोड़ना हमारा उद्देश्य किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने के पीछे नहीं है, बल्कि बच्चा पार्टिसिपेट करे, इसलिए हम किसी भी कल्चरल एक्टिविटी का आयोजन कराते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर स्कूल में या विद्यालय में किसी भी खेल का आयोजन करा रहे हैं, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहेगा कि हम इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कराने के लिए काम करा रहे हैं, बल्कि बच्चा इसमें भाग लेगा तो इससे बच्चे मोटिवेट होंगे और अदर एक्टिविटी को वो सीख पाएगा। बस इसलिए हम इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा समझिएगा। कहता है किसी विद्यालय में अगर किसी बच्चा को सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य खेल कार्यक्रम में भाग दिलवाया जाता है तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन में आपको मिलेगा क्योंकि सबको खेलने कूदने का अवसर मिले, और उसमें एगो ऑप्शन आपको यह भी मिलेगा रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने के लिए। तो रिकॉर्ड बनाने और तोड़ना बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है, बल्कि बच्चा को खेलने कूदने का अवसर मिले, वह काम करने का अवसर मिले, इसलिए हमको किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेल का आयोजन अपने स्कूल या विद्यालय में कराना चाहिए। बोले क्लियर है? ये एनसीएफ 2005 का मानना है। नेशनल करिकुलम 2005 ये अपनी विशेषता में कहकर चला गया। ठीक है, आगे आएगा नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए क्या कहता है। कहता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा का स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए। अच्छा, अभिव्यक्ति का मतलब लिख लीजिएगा, अभिव्यक्ति के एरो दे करके, और उसमें लिखिए अपने मन के विचार को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति। मन के विचार, जो आपके मन में विचार है ना, उसको रिप्रेजेंट करना दूसरे के सामने में, वो आपका क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति। मन के विचार को बाहर निकालना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। जो आपके मन में विचार है उसको हम किसी के सामने अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको किसी के सामने रख रहे हैं, वही हमारा क्या है, अभिव्यक्ति है। बोलिए क्लियर होगा? चलिए, मन के विचार को रखना, सीधे लिख लीजिए ना, मन के विचार को किसी के सामने रखना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। क्लियर है? अब देखिएगा, अब यहाँ पर लाइन में क्या कहा जा रहा है कि बालक की अभिव्यक्ति में मातृभाषा का स्थान क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए। समझने का प्रयास कीजिएगा। बुआ एक बार ध्यान दीजिए, हम आपको जब पिछला क्लास करा रहे थे तो हमने 2 शब्द के बारे में आपको चर्चा करवाया था। पहला कौन, मातृभाषा, दूसरा कौन, मानक भाषा। याद है? तो मातृभाषा बोले थे मम, ये कौन भाषा है, मातृभाषा। पानी बोले थे कौन भाषा है, मानक भाषा।
वाटर बोले थे कौन भाषा है? मानक भाषा। 1 से 5वीं क्लास में मतलब प्राथमिक विद्यालय में ज्यादा किस भाषा का प्रयोग करना है? और मातृभाषा के द्वारा ही बच्चों को सिखाना। ये बात हमने बोला था ना। अगर 4वीं क्लास में 5वीं क्लास में अगर कोई बच्चा है, अगर वह चाहता है अपने मातृभाषा के द्वारा अपने मन के भाव को प्रेजेंट करना, तो उसको करने देना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि तुमको बोलने का ढंग बिल्कुल नहीं है, तुम बैठ जाओ, अगर ढंग हुआ जिस दिन बोलना तो वो कभी नहीं बोलेगा। अब मातृभाषा का मतलब ये होगा कि माँ के दूध से जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है उसे मातृभाषा कहेंगे, है ना। घर परिवार समाज के द्वारा जो बच्चे भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहेंगे। तो बच्चा तो घर से ही उठ करके विद्यालय में आया है, 1 से 5वीं क्लास में है, सबसे पहले वो घर से ही आता है ना। तो अब अगर बोले एक बच्चा का सबसे पहला स्कूल होता है वो घर, है ना, और एक बच्चा का सबसे पहली जो शिक्षिका होती है माँ, तो वहां पर तो घर परिवार में अपने मातृ भाषा को सीख करके आया है। अब 1 से 5वीं क्लास में बच्चा आ रहा है तो उसके ऊपर तो प्रभाव रहेगा, मातृभाषा का प्रभाव रहेगा कि नहीं। अब मातृभाषा क्या, क्षेत्रीय भाषा का भी प्रभाव रहेगा। अगर कोई बच्चा यह बोलते बोलते कह देता है लड़का को लड़का, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ एकदम बेहुदा है तुम, बताओ बोलने का ढंग नहीं है, लड़का को लड़का कह रहा है, बैठो। अब ये जब कहेंगे क्यों, क्योंकि वह उसके लोकल लैंग्वेज का प्रभाव, वह उसके क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है ना। अब हम ही अपने बैच में पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे ना, नहीं बताए थे? आपको बताया था हमने कि अपने बैच में पढ़ा रहे थे, हम बोले कि भाषा अर्जन हम बताओ क्या है। तो वो लड़का बोला कि सर अगर 0 से 5 साल की अवस्था में बच्चा को सिखाएंगे या जो सीखेगा उसे हम अर्जन कहेंगे, अगर नहीं सीखता है सर तो फेरू सिखाएंगे। हम कहे अगर फेरू ना सीखे तो बोला सर अगर फेरू नहीं सीखता है तो फेनू से सिखाएंगे। हाँ? अगर सर फेनू नहीं सीखता है तो फेरू से सिखाएंगे। अब उसका जो फेरू और फेनू था वो क्या था, उसके लोकल लैंग्वेज का प्रभाव था, उसके क्षेत्रीय भाषा का क्या था, प्रभाव था। तो क्या हम उसको कह देते कि एकदम बेहुदा की तरह जवाब दे रहे हैं, बैठ जाओ, बोलने का ढंग नहीं है, खड़ा हो जाता जवाब देने के लिए। अगर ऐसा बोल देते तो बच्चा नकारात्मक अभिप्रेरणा में जाता कि नहीं? बोलिए। हम अपने बैच की बात कर रहे हैं, चंदमारी ब्रांच की बात कर रहे हैं। एक बच्चा बोला ऐसा तो हम बोले कि अरे वाह क्या शानदार जवाब दिया, अरे भाई ताली बजाओ एक बार। बच्चा सब ताली बजा दिया उसके लिए, एक बार उसको अनकंफर्टेबल होने लगा कि बाप रे बाप गलतियों की है, तालियों बजवा है ना। लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश था कि चलो कम से कम हम, क्योंकि सकारात्मक मोटिवेट कर रहे थे उसको, नकारात्मक नहीं। हम बोले कि बउआ आपका जो जवाब था ना एकदम लाजवाब शानदार था, जवाब दिए, ओहो मजा आ गया। लेकिन ये वो बात मानिएगा मेरा? तो जी सर माने, क्यों नहीं। ये खाली फेरू और फेनू को फिर में बदल लेना है, क्योंकि फिर हमारा मानक भाषा है और फेनू फेनू आपका क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। तो आप बड़े हो गए हैं, अब आपको उस क्षेत्रीय भाषा को लेकर नहीं चलना है, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज आपको करना है, औपचारिक भाषा का यूज आप करना है। तो फेरू और फेनू ये आपके क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, जबकि फिर हमारा ओरिजिनल मानक भाषा है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि आप मानक भाषा का प्रयोग करना सीखिए और सीधा सीधा समझिए कि फेरू और फेनू को किसमें बदलना, फिर में। बाकी आपका जवाब एकदम जबरदस्त था, ठीक है। अब देखिए बच्चा गलती किया था, लेकिन उसको हमने ऐसा मोटिवेट किया कि बच्चा दूसरी बार भी बोलने के लिए तैयार हो जाएगा। अब उसको लगे बताइए, गलती करने के बाद भी ताली बजवा दिए, उसके बाद प्यार से हम समझा भी दिए कि हाँ तुम कहाँ गलती किए हो, उसके बाद हम ये बता भी दिए कि हाँ तुमको अब ये नहीं करना है। लेकिन वही बच्चा खड़ा होता सर फेरू फेनू फेरू फेनू करते रहता, तो उसके बाद में सीधा बोलते कि एकदम बोलने का ढंग नहीं है, 25 साल का उम्र हो गया अभी फेरू फेनू कर, बैठ जाओ, बोलने का ढंग नहीं है, चल जाते हैं जवाब देने। अब यह जब बात बोलते हैं तो दूसरा दिन से बच्चा को जवाब आता भी तो क्या सवाल का जवाब देता? नहीं देता। देता क्या? नहीं देता। लेकिन हमने ऐसा शैली और अंदाज से उसको सिखाया कि कल होकर के वो खड़ा होकर के जवाब भी दे सकता है, जबकि उसके गलती को हम बता भी दिए। समझने का प्रयास कीजिएगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा जब हमारे समाज और हमारे परिवार से सीखकर हमारे विद्यालय में आएगा तो उसके घर के भाषा का प्रभाव उसके ऊपर रहेगा, उसके मातृभाषा का प्रभाव उसके ऊपर रहेगा। बच्चा कहेगा मैडम मम चाहिए, क्योंकि पानी को घर में मम्मी बोलता था, है ना, मैडम मम चाहिए। तो आपको सुनना है, ये बात एक्सेप्ट करना है, बोलना है कि वाह वेरी गुड, अरे पानी लाओ भाई, और पानी ले जाकर के उसके सामने ये बातें कहना है कि बेटा अब इसको मम मत कहना, इसको कहना पानी। हिंदी में बोलते हैं पानी, इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। समझ में आया? तो बच्चा बोलेगा यस मैम। तो ठीक है, कल से क्या बोलना है बेटा? तो पानी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन कल होकर के फिर से पानी हुआ नहीं कहने वाला, फिर कहेगा मैडम मम चाहिए।
फिर पानी लाकर देना है, कहना हिंदी में पानी कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं। तीसरा दिन भी फिर वो कहेगा मैडम मम चाहिए, क्योंकि बच्चा है भाई, भूल जाएगा वो, हमको पता है। तो फिर समझना है, फिर ये कहना है कि हिंदी में पानी कहते हैं और इंग्लिश में वाटर कहते हैं, लेकिन चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन डायरेक्ट एक बार बोल देगा कि मैडम पानी चाहिए। क्लियर हो गया ना? मतलब मातृभाषा से जोड़ करके हम मानक भाषा की तरफ उसको लेकर के जाएंगे। डायरेक्ट बर्डन फील मत कराइए कि पानी जब तक नहीं कहेगा तब तक बुखार छोड़ा देंगे तुम्हारा, जब तक पानी नहीं कहेगा तुमको हम पानी नहीं देंगे, क्या कि कॉलेज तुमको सिखाए थे पानी का। अब ऐसा अगर कहते हैं तो बच्चा बोझ महसूस करेगा अपने आप को, क्योंकि वो तो जन्म से लेकर के अभी तक जो घर में था तो मम्मी कह काम चलाता था, तो मम भी स्कूल में कह देगा था ऐसा कौन सा महाभारत का युद्ध आ जाएगा। अगर मम भी कह दे रहा तो क्या दिक्कत हो रहा है? तो कहता है मनोविज्ञान एनसीएफ 2005 का विशेषता कहता है कि बच्चा अगर अपने मन के विचार को, अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ? मन का विचार, अगर मन के विचार को मातृभाषा में शेयर कर रहा है, मातृभाषा में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट आपको करना होगा एज ए टीचर। आप शिक्षक होने के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी यह बनती है कि बच्चा चाहे मातृभाषा में बोले चाहे क्षेत्रीय भाषा में बोले, उसको कहना है कि वाह बहुत अच्छा बोले, है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना है कि जहां पर वो लोकल लैंग्वेज का प्रभाव है उसको प्यार से कहकर मानक भाषा की तरफ लेकर के जाना है। ये नहीं कहना कि तुम गलत बोले हो, नहीं, ये कह दीजिएगा तो बच्चा नकारात्मक अभिप्रेरणा में चला जाएगा, जिसको हम निगेटिव मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। तो बताइए एक ही लाइन में आप समझ लीजिए कि प्राथमिक विद्यालय में अगर आपके पास में कोई बच्चा मातृभाषा में अपने आप के विचार को शेयर कर रहा है तो क्या उसको रोकना चाहिए? क्या एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। एज ए टीचर आपको उसको एक्सेप्ट करना है। बोलिए क्लियर? चलिए अब समझने का प्रयास कीजिए। वही बात इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ? मन का विचार। बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा का स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए। मतलब मदर टंग के द्वारा अगर अपने विचार को शेयर करना चाह रहा है तो करने देना चाहिए। बोले क्लियर? उसके बाद में कहता है शिक्षक अधिगम परिस्थिति में मातृभाषा का उपयोग सबसे अधिक करे। हाँ, अरे भाई उसका एक्सेप्ट करने का बात आप कर रहे थे, आपको भी मातृ भाषा का यूज करके सिखाना है उसको। अगर 1 से 5वीं क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हो तो सबसे ज्यादा आप मातृभाषा का यूज करके बच्चा को सिखाइए, क्योंकि बच्चा इस भाषा से पूर्व से क्या है? परिचित है, और इसके द्वारा आप सिखाइएगा तब बच्चा को जल्दी समझ में आएगा। और डायरेक्ट मानक भाषा पर लेकर जाइए तो उसको दिक्कत महसूस होगा। वो तो जान रहा है पहले से मम, और डायरेक्ट कहिएगा पानी तो उसको लगेगा कि रे भाई कौन है, हम तो पहले मम कहते थे तो पानी आता था, ये तो पानी आ गया, पता नहीं है कौन है। समझ रहे ना? तो उसको यह बात महसूस कराएंगे कि बेटा जिसको तू मम कहता था वही ना पानी है ना। अर्जन से अधिगम की ओर, क्योंकि 0 से 5 साल में अर्जन हो रहा है और 5 साल के बाद में क्या हो रहा है? अधिगम। अधिगम तो हमारा औपचारिक होता है, डेट इज फॉर्मल, लेकिन अर्जन क्या होता है? अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल, है ना। तो अगर आप एक शिक्षक हैं, एक शिक्षक होने के नाते आपको भी यह प्रयास करना है कि विद्यालय में जब भी पढ़ाने जाए, 1 से 5वीं विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में जब भी पढ़ाने जाए तो ज्यादा से ज्यादा मातृभाषा का प्रयोग करके ही बच्चा को सिखाएं, समझाएं। बोलिए क्लियर? मातृभाषा का प्रयोग करके सिखाने से बच्चा जल्दी सीखेगा, है ना, क्योंकि उसके जीवन में वो चीजें यूज हो रहा है ना, उस चीज को समझता है इसीलिए। ठीक है। उसके बाद में कहता है क्या कि पुस्तकालय में पुस्तक चुनने का अधिकार बालक का होना चाहिए। एनसीएफ 2005 इस बात का विशेषता दिया है। अगर किसी स्कूल में लाइब्रेरी है, किसी स्कूल में अगर पुस्तकालय है तो पुस्तकालय में पुस्तक चुनने का अधिकार पूरा किसका होना चाहिए? बालक का होना चाहिए। मतलब आप ये समझिए ना कि एनसीएफ 2005 बच्चा को बिल्कुल फ्री कर दिया, फ्री मतलब उसका जो मन होगा वो करेगा, है ना, आपके मन के अनुसार काम नहीं होगा, है ना। तो पुस्तक चुनने का अधिकार किसको देना है बताइएगा? बालक को देना है। उसके बाद में कहता है दंड व पुरस्कार की भावना को सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। दंड का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट, पनिशमेंट। पुरस्कार का मतलब क्या होता है? गिफ्ट देना, है ना। अब गिफ्ट देने से बच्चा अप्रिसिएट होता है, बात सही है। अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो बोलेंगे वेरी गुड, चलो मेरे तरफ से एक लिंगलाइसर पेन तुम्हारे लिए, लो मेरे तरफ से गिफ्ट। तो बच्चा क्या होता है? उसे अप्रिसिएट होता है। बच्चा ये सोचता है कि और अच्छा करेंगे तो सर जी कहीं अगली बार हमको जो है स्टूडेंट बॉक्स दे दे, ऐसा सोचता है ना। लेकिन दंड जो होता है, दंड का मतलब क्या हो? पनिशमेंट, पिटाई कर देना, है ना। तो पनिशमेंट बच्चा को देना है कि नहीं देना है? अब एनसीएफ 2005 कहता है कि दीजिए, पनिशमेंट देना है, लेकिन उसका मात्रा सीमित होना चाहिए। अभी नहीं कि मारते मारते बुखार लगा दिए, ये गलत हो गया। फिर
बच्चा को आपको दंड देना है दीजिए, लेकिन उसका मात्रा, क्लास 2 के बच्चे को आप पनिशमेंट दे रहे हैं कि क्लास 3 के बच्चा हो, क्लास 4 के बच्चा हो, क्लास के ऊपर भी पनिशमेंट आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर बच्चा छोटा है तो उसके उम्र के अनुसार आपको क्या करना है, पनिशमेंट देना है, दंड देना है ना। और पनिशमेंट का ये मतलब थोड़े होता है केवल शारीरिक दंड देना ही दंड है, मतलब केवल पिटाई करना ही दंड है क्या? ऐसा ऐसा शब्द है कि शब्द से मार सकते हैं बच्चा को, है ना। अगर कोई बच्चा होमवर्क याद करके नहीं लाया है तो उसी क्लास में एक बच्चा को खड़ा करा कर होमवर्क सुनेंगे, बोलेंगे बेटा बताओ ये तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारे साथ पढ़ता है ना? जी सर पता है, इसको पूरा याद है, तुम उसके साथ में पढ़ता है, बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे, बैठ जाओ। अब वो ये भी पनिशमेंट है उसके लिए, लेकिन यहाँ पर लग गया उसको धक से एक के बार, समझ रहे ना। लेकिन डंडा से मारना ही कोई पनिशमेंट नहीं कहलाता, दंड नहीं कहलाता। दंड आप जो है शाब्दिक दंड भी दे सकते हैं। शाब्दिक दंड का मतलब शब्द के द्वारा, है ना। तो क्लास 2 और 3 के बच्चा को तो शारीरिक दंड देना ही नहीं, डंडा से तो उसको मारना ही, दैट इज रॉन्ग। बाल केंद्रित अधिगम हम लोग करा रहे हैं। वर्तमान की शिक्षा पद्धति हमारा बाल केंद्र है। किस युग में आप जी रहे हो? जिस देश में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, जिस देश में केंद्र बालक को बनाया गया हो, उसमें आप बालक को दंड दीजिएगा। इसीलिए आज के डेट में गार्जियन अगर बच्चा को मार दीजिएगा तो पेरेंट्स कंप्लेंट कर देगा आपके ऊपर कि हमारे बच्चा का पिटाई कर दिया है। आपका मास्टर कौन है देखिए, बताइए, समझ रहे ना। क्योंकि वो उसका अधिकार है। पेरेंट्स अगर FIR कर देता है आपके ऊपर तो इसी नियम के तहत में कि वर्तमान की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है और बाल केंद्रित अधिगम के अंतर्गत में बालक को आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते। अगर देते हैं तो आपने गलत किया है। हाँ, उसको देना है दंड तो मात्रा में दीजिए, उसको बोलिए, डांटिए, ये सब हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि टास्क बना के नहीं ले आता, इतना मार मारे कि 4 दिन तक उसको फीवर था। अब पहले के टीचर ऐसा करते थे, है ना। अब पहले के टीचर ऐसा करते थे क्योंकि उस समय था टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। अब जो शिक्षा केंद्रित शिक्षा पद्धति था, उस समय गुरुजी जो दंड देते थे, पेड़ के नीचे पढ़ाई होता था। गुरुजी आए और बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हमको जो मन करेगा वही काम करेंगे। अगर हम कह दिए कि रामायण का 7वां अध्याय आज पढ़ाएंगे तो तुमको हिम्मत नहीं कहने के सर 6ठा पढ़ा दीजिए। ये कौन सा है? टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है ना। अब उस समय क्या होता था कि केंद्र में कौन रहता था? शिक्षक। अब शिक्षक केंद्र में तो चूंकि शिक्षक के मन के अनुसार ही काम होगा। गुरुजी जो कह दिए सो कह दिए। अब गुरुजी कह दिए कि तुमने ये होमवर्क या टास्क याद करके नहीं लाया है, हमारे बात को नहीं माना है, तो तुमको हम पनिशमेंट दे रहे हैं, 2 दिन तक मुर्गा बन के रहना है यहाँ पे, है ना। या ऐसा पनिशमेंट दे देंगे कि तुमको गांव जितना भी अगल बगल के गांव उस सब में तुमको भिक्षा जाकर मांगना है, मेरा दंड ये, तो आपको मांगना ही पड़ेगा। अगर गुरुजी पहले कहते थे, क्योंकि उस समय था शिक्षक के, जो हमारा मन होगा, जो राजा का मन है वही प्रजा क्या करेगा, करेगा। राजा कौन होता था? शिक्षक। प्रजा कौन होता था? बालक। सीधी सी बात है। अब समझने का प्रयास किया। उस समय तो दंड ऐसा भी होता था, पुरस्कार ऐसा भी होता था कि अगर तुम हमसे प्रसन्न हो, तुमको लगता है कि गुरुजी अच्छा काम किए हैं, तो मेरे लिए एक काम करो, गुरु दक्षिणा के रूप में हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना एगो अंगूठा दे दो, है ना। आज का लड़का फीस नहीं देगा, अंगूठा बहुत दूर हो गया, नेल तो देवे नहीं करेगा, अंगूठा की क्या बात करते हैं, समझ रहे ना। अब समझ रहे, क्योंकि अब के शिक्षा पद्धति को हमने क्या बोलेंगे? बाल केंद्रित बोलेंगे ना। उस समय ऐसा होता था कि नहीं? क्योंकि उस समय था शिक्षा केंद्रित शिक्षा, अभी है कौन सा? बाल केंद्रित शिक्षा। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? इसका मतलब सीधा सीधा समझिए, बच्चा को दंड देना है, पुरस्कार देना है, लेकिन सीमित मात्रा में प्रयोग करना है। उसका एक तजुर्बा होना चाहिए कि हाँ, इस बच्चा को हम कितना दंड दें ताकि इसको कोई शारीरिक समस्या न हो जाए, बाद में बुखार न लग जाए इसको। समझ रहे बात को? पुरस्कार भी देना है, लेकिन पुरस्कार ऐसा भी नहीं देना है कि बच्चा को आदतें लग जाए, बिना पुरस्कार का वो पढ़बे नहीं करे। अभी भी गलत हो गया। 2 भाग में क्विज का आयोजन करा रहे हैं कि जो ग्रुप आंसर देगा उसको हम लोग एक डेयरी मिल्क देंगे, है ना। अब हमने पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो एक बच्चा बोला कि सर दिल्ली। अब बगल वाला बोला सर मुंबई, है ना। तो इसका आंसर सही है। हम बोलेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब था आपका, चलिए डेयरी मिल्क आपको हमारे तरफ से। आई बोला तुम क्या बोला जी? तो मुंबई। अरे बेहुदा, तुम्हारा गलत था, लेकिन ले लो तुम भी। अब बताइए, तो वहाँ पर वो पुरस्कार का कोई सम्मान होगा? हो नहीं हो? हम बच्चा के दिमाग में अरे भाई गलतियों बोलबे तैयो मिलता हूँ, समझ रहे ना। अब वहाँ पर फिर पुरस्कार का क्या होता है? मर्यादा खत्म हो जाता है। पुरस्कार को पाने के लिए मेहनत करना होना चाहिए बच्चा। पुरस्कार ऐसा रखिए कि बच्चा को लगे कि हम करेंगे तब ना मिलेगा,
वो किया है तब उसको मिला है। तो उसका भी वो सीमित दायरा होना चाहिए और दंड का भी क्या होना चाहिए, एक सीमित दायरा होना चाहिए, है ना। क्लियर हो गया। तो पुरस्कार भी देना है, दंड भी देना है, लेकिन सीमित मात्रा में देना है। ऐसा कौन कहता है, हम नहीं कह रहे, एनसीएफ 2005 की विशेषता कह रहा है। और एनसीएफ 2005 का विशेषता ऐसे वैसे कोई कह के नहीं चला गया, 21 देश के महान शिक्षाविदों ने ये बातें कही। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट पर क्या कहता है, कहता है बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए। अनुभव और स्वर, हाँ, उसके एक्सपीरियंस, है ना। अब सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिए, भैया खाली अनुभव और स्वर को क्यों प्राथमिकता दे। हम तो कहेंगे कि अगर हमारे देश में बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसको हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के नाम से जानते हैं, तो बालक के मौने के अनुसार पूरा काम कीजिए ना। खाली अनुभव का क्या बात करें, इसके अनुभव के अनुसार, इसके रुचि के अनुसार, इसके इंटरेस्ट के अनुसार, इसके क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, जो उसका मन है उसी के अनुसार हमको क्या करना है, काम करना है। क्योंकि हमारे देश में कौन सा शिक्षा पद्धति है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। एनसीएफ 2005 कहता है कि एक टीचर होने के नाते आपको हमेशा ये चीजें फॉलो करना है कि हमारे देश में बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है, मतलब बच्चा को केंद्र में रखकर ही हम काम कराएंगे। बोले क्लियर, समझ में आया। तो उसके अनुभव और स्वर को प्राथमिकता का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी देते हुए आपको क्या कराना है, बाल केंद्रित अधिगम कराना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लर्निंग पर जोर देना है। बोले क्लियर। चलिए उसके बाद में देखिए क्या कहता है कि शिक्षक का समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए एवं उनका मापन मूल्यांकन नियमित होना चाहिए। अगर एक टीचर है आप, तो आपका भी समय समय पर ट्रेनिंग होना चाहिए, है ना। अब ट्रेनिंग होने से फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि आप नौचारी शिक्षा से अवगत होते हैं। नौचारी शिक्षा का मतलब क्या, लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम से आप जुड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे देख लीजिए आज के सरकारी विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम का व्यवस्था किया गया ना, लेकिन पुराना जो टीचर होगा उसको टीवीओ खोलने का ढंग नहीं, है ना। अब उसको ट्रेनिंग दिया जाता है ना कि आप आकर के प्रशिक्षण लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, और ट्रेनिंग लेने के बाद में आप उस चीज को अप्लाई कीजिए अपने विद्यालय में। तो समय समय पर टीचर का प्रशिक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग। क्योंकि देखिए ट्रेनिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप भविष्य के निर्माण करता है। जो नौनिहाल है हमारे देश के, जो नौनिहाल है जिसके कंधों पर जिम्मेदारी आने वाली है हमारे देश की, उसी में से कोई आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, दरोगा बनेगा, बिहार पुलिस बनेगा ना, और उसके निर्माण करता आप है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी। शिक्षक पद खेल नहीं होता, शिक्षक एक वो ऐसा पद है जो बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण, अगर आप समझते हैं इस पद को सही से, तो बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण वह पद होता है ना। दुनिया का कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं है जो बिना शिक्षक का बन गया, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, सबको बनाने के लिए शिक्षक का जरूरत पड़ता है। यहाँ तक कि शिक्षक को बनाने के लिए भी शिक्षक का जरूरत है। बात समझ रहे हैं ना। अब आप लोग भविष्य के क्या है, शिक्षक है, तो हम आप लोग को बना रहे हैं एक शिक्षक होने के नाते। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दुनिया का कोई भी ऐसा पोस्ट जो बिना शिक्षक का है ही नहीं, सब पोस्ट के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो शिक्षक पद बड़ा जिम्मेदारी पूर्ण पद होता है ना। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको हमेशा यह प्रयास करना है कि हम नौचारी शिक्षा से अवगत होते रहे, प्रशिक्षण लेते रहे, ट्रेनिंग लेते रहे। हमारा मेजरमेंट होना चाहिए, हमारा मूल्यांकन होना चाहिए ना कि नौकरी ले ली है उसके बाद में बोलेगे चलो वो अब तो ले लिए भाई, अब तो टेंशन फ्री। अब आज की डेट में सरकारी नौकरी में यही लोग समझते ही हैं कि खाली नौकरी लेने तक देर है भैया, हो गया उसके बाद कहाँ हाथ लगने वाले हैं, ये ना होता है। लेकिन यही कारण हो करके एनईपी 2020 जो हमारे देश में लागू होने वाला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कहा गया है कि 4 साल तक टीचर को जो है वो परमानेंट बहाली नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो चलेगा, और 4 साल तक उसके शिक्षण का अवलोकन किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। और 4 साल तक आपको 4 साल के बीच में 4 बार इंटरव्यू देना है। बच्चा से आपका फीडबैक लिया जाएगा कि क्या ये शिक्षक आपके लिए सही है, क्या अच्छा से पढ़ाते हैं। अगर बच्चा कह दिया नहीं, इंटरव्यू में आप फेल कर गए, तो 4 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा। ऐसा किसमें कहा गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया। ऐसा इसलिए कहा गया है कि लोग यह समझ लेते हैं कि भैया नौकरी लगने तक खाली देर है, उसके बाद में काठ का कुर्सी हम छोड़ने वाले हैं, उसके बाद में स्कूल में चले जाएंगे भैया, कुर्सी अपना, टेबल अपना, बेंच अपना, है ना। जाड़ा का दिन आएगा, आराम से फील्ड में कुर्सी लगाएंगे, बस पेपर पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना।
लेकिन इसलिए ये सब सिस्टम को लगाया जा रहा है क्योंकि आप जाकर के वहां पर सुस्त ना हो जाए। शिक्षक एक वो ऐसा पद होता है कि इसमें जीवन भर आपको पढ़ना है, जीवन भर आपको सीखना है ना। सीखिएगा तब ना सिखाइएगा। तो इसीलिए टीचर का समय समय पर मापन भी होना चाहिए। मापन का मतलब ये होगा मेजरमेंट, मतलब कितना पानी में अभी आप हैं, यह जांच होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप सब कुछ भूल गए। अगर आप भूल गए तो साइड होइए, क्योंकि आप नौनिहालों का निर्माण करता है आप जब आप भूल गए हैं तो फिर वो बच्चा को क्या पढ़ाइएगा। मूल्यांकन को बोलते हैं बाबू इवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन। उसका मूल्यांकन होना चाहिए। आप कहिएगा सर ये मापन और मूल्यांकन दोनों तो एक ही बात कह दिए? नहीं, मापन का क्षेत्र होता है बुआ छोटा और मूल्यांकन का क्षेत्र होता है बड़ा, व्यापक क्षेत्र होता है इसका, है ना। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होता है। सतत मतलब लगातार, व्यापक मतलब डिटेल। किसी बच्चा के करिकुलम एक्टिविटी के साथ साथ में को करिकुलम एक्टिविटी का योग मूल्यांकन कहलाएगा। लेकिन किसी बच्चा का केवल करिकुलम एक्टिविटी का मेजरमेंट करना मापन कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि हम कोई टॉपिक पढ़ा दिए, कल होकर क्या है, बोले कि बताइए एनसीएफ 2005 क्या है, 5 मिनट में आप जवाब दे दिए, क्या हम आपका मूल्यांकन कहे कि मापन? बोलिए। वो मापन हो रहा है, मूल्यांकन नहीं हो रहा है, मापन हो रहा है ना। अब 10 को टॉपिक को पढ़ा दिए और उसके बाद में आपसे आए, आधा घंटा आपसे सवाल जवाब किए, उसके बाद फिर आपका लिखित परीक्षा लिए, फिर आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाए और तब आपको बताया कि हाँ आप कितना कहाँ तक चीजें सीखे हैं या नहीं सीखे, वो हो गया मूल्यांकन। क्योंकि मूल्यांकन का क्षेत्र बड़ा है, मापन का क्षेत्र छोटा है। मापन आप मौखिक रूप से कर सकते हो 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, लेकिन मूल्यांकन मौखिक रूप से आप नहीं कर सकते। मूल्यांकन के अंतर्गत में मापन आएगा, लेकिन मापन के अंतर्गत में मूल्यांकन नहीं आएगा। क्योंकि देख लीजिए, मूल्यांकन अगर ई है तो इसके अंतर्गत हम मापन रख सकते हैं। ई है हमारा इवैल्यूएशन और ये हमारा मेजरमेंट। समझ रहे बात को, है ना। लेकिन मेजरमेंट के अंतर्गत में इवैल्यूएशन नहीं आ सकता। क्लियर है? हाँ, इवैल्यूएशन करने के लिए आप मापन का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मापन करने के लिए इवैल्यूएशन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो मूल्यांकन का प्रकृति नेचर कैसा होता है? सतत एवं व्यापक। याद रहेगा। मापन कैसा होता है? छोटा होता है, जो किसी बच्चा के व्यक्तिगत परीक्षण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो टीचर का भी समय समय पर मापन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि टीचर नौचारी शिक्षा से, जो हमारा लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, उससे क्या हो पाएंगे? परिचित हो पाएंगे। आज जा करके देखिए, आज शहर में बहुत सारे ज्ञानी टीचर है, जो मतलब पिछले 15 सालों से 20 सालों से पढ़ा रहे हैं। उनके पास में बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन नए टीचर के बाद में बच्चे इंटरेस्टेड लेकर के पढ़ रहे हैं। इसके पीछे कारण है क्योंकि वो जो टीचर है 15 साल पहले जो अपने आप को रखा था वहीं अभी भी है, इसीलिए बच्चा का मन वहां पे नहीं लग रहा है ना। और जो नया टीचर है वो नए टेक्नोलॉजी को लेकर के अपने साथ आता है, नया एजुकेशन सिस्टम को अपने साथ लेकर के आता है। तो उसको पता है कि दाल भात सब्जी पर चटनी चाहिए, समझ रहे ना। लेकिन टीचर जो पुराना वाला है उसको यह पता है, अच्छा उसके पास में ज्ञान बहुत होगा, ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसके पास में ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, एक टॉपिक पर 4 घंटा वो बोल सकते, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चा हमारे पास रुकेगा कैसे, कैसे बोलेंगे तो रुक जाएगा, ये नहीं पता उनको। इसीलिए वहां से कल्टी मार देता है बच्चा, है ना। और आज देखिए नया टीचर से जो है झंडा गाड़े हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को समझ रहा है, वो हार्ड वर्किंग करते हैं पुराने वाले, लेकिन ये वाला जो है ये स्मार्ट वर्किंग करते हैं। अब स्मार्ट वर्क से ही आजकल का रिजल्ट आ रहा है, हार्ड वर्क से आज का रिजल्ट आने वाला नहीं है। सीटेट की ही बात कर रहे हैं। सीटेट के कॉन्सेप्ट में शुरू से मोतिहारी में भी यह अवधारणा था, मोतिहारी में भी एक कॉन्सेप्ट बन गया था बच्चा के दिमाग में कि सीटेट को वहीं पढ़ा सकता है जिसके सर पर बाल नहीं होना चाहिए, जो 50 साल का उम्र वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर होना चाहिए, जो 10 साल का एक्सपीरियंस रखता हो पढ़ाने का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, वही सीटेट को झेल सकता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बदल गया आज के डेट में। आप आज जाकर देखिए, बहुत सारे 10 साल के एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति भी यहाँ पर कोचिंग ट्यूशन को चलाए, खोले, लेकिन इफेक्टिव नहीं हो पाया। उनके पास में ज्ञान है, हम उनका सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका क्या है कि वह शिक्षा पद्धति पुराना वाला है, इसीलिए बच्चे वहां पर टिक नहीं सकते। लेकिन नए टीचर के पास में क्या है कि नया शिक्षा पद्धति है, उसको पता है कि हम कैसे बोलेंगे कि बच्चा हमारे पास में
रुक जाएगा और मेरे ऊपर, मेरे पढ़ाने के ऊपर वो अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, क्योंकि उसको पता है मनोविज्ञान की जानकारी, उसको पता है कि कहाँ पर बच्चा को स्टिमुलस कराना है, कहाँ पर बच्चा को रेस्पॉन्स कराना है। स्टिमुलस मनोविज्ञान में कहते हैं उद्दीपक और रेस्पॉन्स को बोलते हैं अनुक्रिया। तो एक ऐसा काम कीजिए जिसके प्रति बच्चा आप पे क्या कर दे, रेस्पॉन्स कर दे, अनुक्रिया कर दे। समझ रहे ना बात को? तो समझने का प्रयास कीजिएगा। इसीलिए टीचर का समय समय पर क्या होना चाहिए, मूल्यांकन मापन होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा को नौचारी शिक्षा से अवगत कराया जाना चाहिए, जिससे उसके शिक्षण ज्ञान में क्या हो, वृद्धि हो। जो नया नया टीचिंग एजुकेशन सिस्टम से उसको क्या करना चाहिए, परिचय करवाना चाहिए, क्योंकि उसके शिक्षण के ज्ञान में, क्योंकि उसके टीचिंग नॉलेज में क्या होना चाहिए, ग्रोथ होगा, वृद्धि होगा। बोले क्लियर? चलिए अब आते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित विषय को कैसे पढ़ाया जाए। अब देखिए एनसीएफ 2005 का विशेषता हो गया खत्म, जो पिछले 3 दिन में पढ़ा है ना वो सारा विशेषता था। लेकिन सर इतना भी नहीं कर सकते कि सर एनसीएफ 2005 इतना शॉर्ट है कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा, नहीं। एनसीएफ 2005 का कॉन्सेप्ट इतना डिटेल है कि अगर 10 दिन पढ़ा है उसमें भी खत्म होने वाला ये नहीं। हर विषय में एनसीएफ 2005 कुछ ना कुछ कहकर चला गया। गणित के बारे में कुछ कहा, सामाजिक विज्ञान के बारे में कुछ कहा, विज्ञान के बारे में कुछ कहा, मैथमेटिक्स के बारे में कुछ कहा, इतिहास के बारे में कुछ कहा। लेकिन सवाल यह है कि हर विषय के बारे में हमको जानना जरूरी नहीं है कि किसके बारे में क्या कहा। अब जब वह विषय आपके क्लास में पढ़ाई होगा तब फिर उसमें हम चर्चा करेंगे एनसीएफ 2005 का। जैसे गणित में आपको गणित शिक्षण जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको एनसीएफ 2005 पढ़ना है। पर्यावरण शिक्षण जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको एनसीएफ 2005 पढ़ना है। हिंदी शिक्षण पढ़ाएंगे उसमें भी आपको एनसीएफ 2005 पढ़ना है। लेकिन यह हम आपको क्या किए हैं, सामूहिक रूप से पढ़ा दिए। अगर इतना जानकारी आपके पास में हो गया तो बाकी सब्जेक्ट में एनसीएफ 2005 क्या कहता है वहां पर आपको थोड़ा सा कम पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो पढ़ा है हम आपको, ये कॉमन पढ़ा है, ये हर विषय का लक्ष्य यही है। लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि मैथमेटिक्स के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है। देखिए एनसीएफ 2005 मैथमेटिक्स के बारे में सबसे पहला लाइन ये कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर बालकों को गणितज्ञ नहीं बनाना चाहिए। हाँ, पहला सुझाव दिया एनसीएफ 2005 के शिक्षाविदों ने कि सुनो, अगर बच्चा को मैथमेटिक्स सिखाना है, अगर बच्चा को गणित सिखाना है तो पहली बात प्रारंभिक विद्यालय में उसको गणितज्ञ बनाने की इच्छा तुम मत जताओ। और पहले ही बोल दिया है कि बच्चा से हमेशा रियल एक्सपेक्टेशन रखना है, बताया है ना। लेकिन नहीं, अगर आप प्रारंभिक विद्यालय का मतलब हो गया 1 से 8 क्लास, कितना से कितना, 1 से 8 क्लास, तो इस क्लास में तो कभी भी बच्चा को आप मैथमेटिशियन बनाने का मत सोचिए। ये मत सोचिए कि हमारा बेटा पैदा होते होते आर्यभट्ट बन जाए, है ना, हमारा बेटा पैदा होते होते न्यूटन का चौथा नियम का खोज कर दे। ऐसा आपको एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से नहीं रखना है। हाँ, बच्चा का जो उम्र है, जो क्षमता, जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार आप आकांक्षा रखिए, उसके अनुसार आप एक्सपेक्टेशन रखिए। क्लास 2 में बच्चा पढ़ रहा है तो आप एक्सपेक्टेशन ये कर सकते हैं कि हमारे बच्चा को जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब बेसिक जानकारी होना चाहिए। लेकिन उसे एक एक्सपेक्टेशन थोड़े नहीं रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को प्रूफ कर देगा। अब बच्चा तो क्लास 2 में, भाई समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कभी भी कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर मतलब 1 से 8 के स्तर पर बच्चा को कभी भी गणितज्ञ बनाने का मत सोचिए, उसको मैथमेटिशियन बनाने का मत सोचिए। सिर्फ यह सोचिए कि हाँ, जिस क्लास में है, जो इसका उम्र है, जो इसका क्षमता है, उसके अनुसार चीजें आना चाहिए इसको। बस इतना एक्सपेक्टेशन बच्चा से रखिएगा तो आपका बच्चा गणित को अच्छा सा सीख सकता है। क्लियर है ना। पहला बात तो यह सुझाव दिया। दूसरा सुझाव यह दिया कि बालक को इस स्तर पर तर्क वितर्क तथा चिंतन करना सिखाना चाहिए। हाँ, रुचि, हाँ तो रुचि दे रहा है मैथ में पढ़ने के लिए तो पढ़ाइए, हम कहाँ कर रहे नहीं पढ़ाना है। लेकिन उसे हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। अभी ना कि बच्चा क्लास 2 में है और रुचि लेने का मतलब ये थोड़ा है कि क्लास 2 में पढ़ रहा तो इंटर के कैलकुलस को सॉल्व कर देगा। बात को समझ, आज सीख रहा तो उसको सिखाइए आप, ऐसे थोड़े। लेकिन सब बच्चा तो ऐसे नहीं हो सकता, स्पेशल चाइल्ड हो गया वो, विशिष्ट बालक कहेंगे हम उसे। लेकिन सब बच्चा ऐसे करेगा क्या? अब कोई ऐसा बच्चा है कि क्लास 2 में पढ़कर क्लास 4 के मैथ को बनाने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा, कोई बच्चा वैसा। लेकिन सब बच्चा तो ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन एनसीएफ तो सामान्य विचार दिया है ना, जो सब बच्चा पर लागू होता है वो ऐसा काम किया ना एनसीएफ 2005। कुछ बच्चों पर लागू ऐसा बात हम बोलेंगे, उदाहरण में नहीं बोलेंगे। उदाहरण का मतलब क्या होता है, जो सब पर लागू, उसी को हम लोग कहते हैं बाद में अपवाद, एक्सेप्शन। समझ रहे ना। अब उसके बाद में कहता है कि बच्चों में
चिंतन करना और तर्क वितर्क करना का क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। हाँ, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए चिंतन क्या है भाई। देख लो एक बार ध्यान से देखना, चिंतन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थिंकिंग। क्या बोलते हैं? देखिए, अगर मैथमेटिक्स में कहा गया कि बच्चा को जब तक चिंतन करना आप ना सिखाइए, बच्चा में गणित का विकास हो ही नहीं पाएगा। और जब तक वो चिंतन करना नहीं सीखेगा तब तक उसमें तर्क का विकास भी नहीं हो पाएगा। बोलिए कैसे? तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। गणित में सबसे पहले हमारे पास में आता है क्या? समस्या, जिसको हम लोग प्रॉब्लम कहते हैं, है ना। अब जब समस्या आएगा तो इस समस्या के प्रति जो व्यक्ति के मन में विचार उत्पन्न होता है, दैट इज थिंकिंग, उसे हम क्या कहते हैं बताइएगा? चिंतन कहते हैं। और जब चिंतन होगा बच्चा में, तब बच्चा में क्या होगा? तर्क का विकास होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक, और इसको बोलेंगे थिंकिंग। और जब बच्चा तर्क करेगा तब लास्ट में क्या निकल के आएगा? निष्कर्ष निकल के आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन। बोलिए समझ में आ रहा है बातें हम क्या? PTLC। पहले बच्चा के पास में समस्या आएगा, समस्या जब आएगा तो उसके मन में अनेक सारा विचार उत्पन्न होगा, और उसी विचार का उत्पन्न होना ही चिंतन कहलाएगा। और जब चिंतन होगा तो बच्चा में कोई ना कोई लॉजिक निकल कर सामने आएगा, उसे हम तर्क के नाम से जानेंगे। और जब ये तीनों काम करेगा तो लास्ट में निष्कर्ष जरूर निकलेगा, है ना। अगर हम आपके सामने यह प्रश्न देते हैं कि बउआ 5 + 3 बराबर क्या होगा, भैया सुनो इधर देखना ध्यान से, 5 + 3 बराबर क्या? किसी बच्चा से हम प्रश्न पूछे कि 5 + 3 बराबर क्या, तो अगर इस चीज को वो नहीं जान रहा है तो उसके लिए एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि नहीं, पहले ये बताइए। गणित का हर प्रश्न अपने आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका प्रश्न दिखता है, उत्तर नहीं दिखता है, क्योंकि वह होता है अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या होता है? दिख नहीं रहा। ये दिख रहा है क्या? 8, 5 और 3 तो हमको दिख रहा है, लेकिन 8 दिख रहा है क्या? अब यह तो बच्चा के लिए हो गया समस्या। आप जान रहे हैं तो फट से बता दीजिएगा 8, लेकिन जो नहीं जान रहा है उससे हम पूछेंगे 5 को 3 को बताओ, तो उसके लिए वो समस्या है कि नहीं है? अब जब समस्या है तब उस पर वो क्या करेगा बताइएगा? अब प्रॉब्लम है चूंकि वो उसके लिए, तब उस पर वो अपना विचार उत्पन्न करेगा। अरे 5 को 3 को कितना होता है ना, 5 3 कितना होता है। तब वो समझने का प्रयास करे कि अच्छा हो ये तो प्लस का सिंबल है। अब प्लस का सिंबल मतलब 5 में 3 को जोड़ना है, मतलब 5 के बाद में क्या होता है, फिर दिमाग लगा रहा है तो 5 के बाद में 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, अच्छा ये 8 होगा। अब समझने का प्रयास कीजिए। जब वो देखा कि 5 और 3 क्या होगा, उसके लिए था वो समस्या। आज जब वो विचार किया कि वो तो जोड़ है, तब वो क्या करा? उसके समस्या के समाधान के लिए उसके मन में विचार है कि जोड़ है कि गुणा है कि घटाव कि भाग है, तब वो क्या हो रहा है? चिंतन। लेकिन फाइनली ये समझ पाया कि ओहो ये तो जोड़ है भाई, इसको जोड़ना पड़ेगा। तब विभिन्न विचारों से ही बच्चे एक तर्क पर आकर अटक जाते हैं, जिसको हम लॉजिक कहते हैं। अब जब समझ लिया बच्चा कि तो जोड़ है, इसको जोड़ना पड़ेगा, इतना बात जब समझ गया तब हो गया उसका तर्क। और लास्ट में फाइनली डिसाइड कर दिया कि ओहो जब जोड़ है तो जोड़ दो ना, 5 और 3 8, तो 8 इसका क्या गया? निष्कर्ष। समझ में आ रही बातें? जब तक गणित में समस्या नहीं होगा तब तक बच्चा चिंतन भी नहीं करेगा, और जब तक चिंतन नहीं करेगा तब तक तर्क निकलकर सामने नहीं आएगा, और जब तक तर्क नहीं होगा तब तक निष्कर्ष निकल के सामने नहीं। गणित में समस्या आना तय है, और समस्या आएगा तो चिंतन होगा, और चिंतन होगा तो तर्क निकलेगा, और तर्क निकलेगा तो निष्कर्ष भी सामने आएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? मैथमेटिक्स बिना समस्या का हो ही नहीं सकता है। मैथमेटिक्स एक प्रकार का समस्या है ही, इसीलिए तो इसमें कहा गया कि बच्चा को चिंतन करना और तर्क वितर्क करना सिखाइए। किसमें कहा गया? गणित में। हम लोग पढ़ रहे हैं कि गणित शिक्षण के बारे में NCF 2005 क्या कहता है, ये ना पढ़ रहे हैं। तो इसमें NCF 2005 यह कहा कि बच्चा में चिंतन करना और तर्क वितर्क करना सिखाइए। काहे कह दिया? कहा कि बिना चिंतन और तर्क वितर्क के गणित है ही नहीं। क्लियर हो रहा है? अब तो बात यह है, आप कक्षा 1 से 8वीं में बच्चा पढ़ रहा है, मान लो क्लास 2 में बच्चा है, तो उसमें हम लॉजिक कैसे डेवलप कराएंगे? क्लास 1 में बच्चा है, उसमें लॉजिक कैसे डेवलप कराएंगे ताकि आगे चलकर उसको समस्या ना हो? तो उसके देखिए क्लास 2 क्लास 1 के बच्चा के किताब में इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा। देखिएगा ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा।
ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, 1 गुना 4 बराबर वाट दिया हुआ रहता है। फिर दिया रहेगा 1 प्लस 1 बराबर वाट। अगर यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर वाट, यहाँ पर 8, यहाँ पर डैश, और यहाँ पर कितना। तो बताओ यहाँ और यहाँ क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लास 2 में, क्लास 3 में ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है। अब ऐसा क्वेश्चन देने के पीछे कारण बाबू एक ही है कि बच्चा का तर्क वितर्क और चिंतन विकसित करने के लिए हम ये काम करा रहे हैं। अगर किसी बच्चा को कहेंगे 2 का टेबल पढ़ने के लिए फट से पढ़ देगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हिंदी मीडियम का बच्चा वो एकदम पढ़ देगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10 पढ़ देगा ना, क्योंकि वो फॉलो में पढ़ता है एकदम से। उसको पता है कि कहाँ होना, तेतीला से, बबूना से, चलोतर से, बलोतर से, सब पता है। हिंदी मीडियम के बच्चा 15 का पारा पढ़ने के लिए कहिए, नींद में भी रहेगा, पढ़ देगा, सीधे जवाब देगा। 15 का 15 15 30 30 45 चौके 60 दाम 75, 6 के 90 6 से 75 8 20 7 दाम 35 15 ढाई के 150 पढ़ेगा ना। अब क्या है ना कि वो फॉलो में शुरू से याद किया। वैसे ही जो मास्टर साहब थे वो रोज 1.5 घंटा खड़ा करा कर यही कामें कराते थे। अरे भाई बच्चा में आप रहे होंगे तो आपके सर जी ऐसे ही काम कराए होंगे। 1 से लेकर के 20 तक चलो पहरा पढ़ो, उसके बाद 1 से लेकर के काउंटिंग करो, और काउंटिंग में 1 से लेकर के 100 तक, और बाद में बोलते थे कि उल्टा करो, 100 100 99 98 97 96 95 करते थे ना। अब इतना बार हम उसको रट्टा मारते थे कि कोई नींदों में पूछे तो फट से कहते थे बबूना से, तेतीला से, चलोतर से, बलोतर से कहते थे ना। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन 19 नामा कितना होता है अब समझ लें। 1 खंतरूस है, समझ ना, 171 होता है ना। अब समझने का प्रयास कीजिए, हिंदी मीडियम वाला उसको कहता है 1 खंतरूस है। अब 19 नामा कितना होगा अगर हम आपके अकेले में पूछते ये बात। अकेले मतलब सब कुछ सामूहिक है। चलिए पहरा सबको आता है तो जी 19 का पहरा पढ़ दो, तो पढ़ देगा फट से, बलोतर से, चलोतर से, खंतरूस है, सब पढ़ देगा। लेकिन डायरेक्ट रैंडमली किसी सवाल पूछ दे, बताओ 19 नामा कितना, तो शुरू से फिर सोचेगा वो, और तब जाके 19 नामा पर आएगा। रेंडमली वो एकाएक जवाब नहीं दे सकता। बच्चा क्या, आप लोग को भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन पूछेंगे नहीं, घबराइए मत, ठीक है ना। बच्चा को बच्चा है, आप लोग से भी गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हम पूछेंगे नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। अपना इज्जत अपने हाथ में। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर बच्चा जो है 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8 पढ़ने के लिए सार्थक है, उसको एक कैपेसिटी है। लेकिन लॉजिक चूंकि बच्चा में डेवलप कराना है, तो ये बात उसी बतवा को घुमा के बोलेंगे, बताओ अगर यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, तो बताओ यहाँ पर क्या समस्या है उसके लिए। अरे बाबू यहाँ पर क्या होगा, समस्या है ना जी, अरे बोलो ना भाई। अब उस समस्या के लिए बच्चा मन में विचार करे कि नहीं, वो 2 4 और फिर 8, अच्छा 2 3 6, बोलो समझ में आ रहा बात है। अगर पहाड़ा पढ़ने के लिए कह देते तो उसमें लॉजिक डेवलप नहीं होगा, वो चिंतन नहीं करेगा, वो तर्क नहीं करेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब देंगे तब उसमें तर्क का विकास होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बच्चा थोड़ा सा सोचेगा, और वो सोचेगा मतलब उसमें चिंतन होगा, और चिंतन होगा मतलब तर्क का विकास होगा, और निष्कर्ष पर पहुंचेगा। बताओ समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन क्लास 1 और 2 में इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चों में तर्क वितर्क और चिंतन का विकास हो सके। बोलिए क्लियर, समझ में आया बात, है ना। तो हम कहें, ऐसा नहीं कह सकते हम कि हाँ बच्चा क्लास 8वीं में जाएगा तभी उसमें तर्क का विकास कराएंगे ना। क्लास 1 2 से भी बच्चा में चिंतन का हम विकास करा सकते हैं ऐसे प्रश्नों को देकर। बोले क्लियर। चलिए एनसीएफ 2005 ये भी कहता है कि बच्चा में तर्क वितर्क और चिंतन करने की आदत को विकसित करना है। देखिए बउआ, जब तक डिटेल आप बात को नहीं समझिएगा प्रॉब्लम होगा, बता दे रहे। सीटेट जो है उतना आसान भी नहीं है और उतना कठिन भी नहीं है, सिंपल सी बात। अगर आप इसके लॉजिक को नहीं समझते हैं तो ये आपके लिए दुनिया का सबसे भारी एग्जाम ही है। सब एग्जाम में पूछेगा भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, रट्टा मार लीजिए दिल्ली दिल्ली दिल्ली। में कहेगा भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, फंस गया ना। पूरा दिल्ली को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसका क्वेश्चन बनेगा। जबकि रेलवे बैंकिंग एसएससी में पूछेगा बिहार की राजधानी कहाँ है, तो अरे भाई पटना के नहीं, खोज जल्दी मार। आई में पूछेगा बिहार की राजधानी पटना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 3 को दे देगा गलत, 1 को दे देगा सही। आप खोजते रहिए आप, इसका मतलब पूरे पटना को पढ़ना पड़ेगा। तो ये सीधा इसका लॉजिक है
कि तुम हमको पहले जानो, पहले पहचानो कि हम है कौन। और जब जान और पहचान इससे हो जाता है तो इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा, शॉर्टकट फार्मूला इसका नहीं। जब तक डिटेल इसका अध्ययन आप नहीं करोगे और पेडागोजी का जब तक आप डिटेल अध्ययन नहीं कर रहे हो तब तक तो ये आपके लिए समस्या बनकर रहेगा। और जब इसका आप डिटेल अध्ययन कर लीजिएगा तब यह आपके लिए समस्या बनकर नहीं रहेगा। हमने आपको पढ़ा दिया ना कि भाषा क्या है, अर्जन क्या है, अधिगम क्या है, लिपि क्या है, एनसीएफ 2005 की 1967 की कहानी, 1986 कहानी, 1987 कहानी, 1993 कहानी। एनसीएफ 2005 आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, एक गार्जियन को अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, क्लास में किस तरह की व्यवस्था करना। अब इस सब बातों को आपको डिटेल हम पढ़ा ना पिछले 3 दिन में। अब इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा कि एनसीएफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो क्या आप गलत मार दीजिएगा? एकदम सही मार दीजिएगा। आपको पता है कि एनसीएफ 2005 हमसे चाहता क्या है, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सही मानिए। अब खाली रट्टा मारे रहिए। ये क्वेश्चन आया आपके सामने कि हाँ, ज्ञान को, सूचना को ज्ञान नहीं मानना है, एनसीएफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो उसमें आप पढ़ लिए सूचना को ज्ञान नहीं माना। लेकिन एक ही को सत्य बात कहा है एनसीएफ, वो तो 20 को 180 पेज प्लस सत्य बात कह दिया है। खाली बात समझ रहे हो ना? लेकिन सब सत्य बात को ना समझना पड़ेगा। कोई जरूरी थोड़ी ना कोई क्वेश्चन फिर आ गया तुम्हारी परीक्षा में तो रटकर इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर लॉजिक समझ गए तब ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा। अगर लॉजिक आप इसका नहीं समझे तो ये आपके लिए सबसे हार्ड वाला एग्जाम ये होगा जिसका नाम होगा सीटेट। ठीक है। संसार किससे ढका है? संसार किससे ढका है? हाँ, अज्ञान, हाँ, अन्याय, हाँ, अधर्म। हाँ। तो एक सीटेट में कोई नहीं पूछेगा। आप सुन लीजिए, अब ये सीटेट का क्वेश्चन नहीं है और सीटेट में कभी पूछेगा नहीं। 5 रुपया वाला ट्रेन में जब आप जाते होंगे ना तो जीके बिकता है। कहेगा अपने बच्चों के लिए ले लीजिए सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान तो उसमें लिखा रहेगा मच्छर का कितना दांत होता है ना, चिट्टी का कितना दांत होता है, वैसा ऐसा उसमें जीके है जिसके बारे में आप आईएएस ऑफिसर जो यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया उसको भी वो जीके पता नहीं। समझ रहे ना? तो ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही 5 गो सब्जेक्ट पढ़ना है सीटेट में। सीटेट में मैथ पढ़ना है, पेडागोजी पढ़ना है, सीडीपी पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। 5 को सब ऐसे ही माथा भारी है, तो दूसरे चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब वो आपका जीवन काल खत्म हो गया कि बुझाउल बूझते रहिए। अंतिम अवस्था है सीखने का ही, है ना? हम समझते हैं इस बात को। इसीलिए आप अपने आप को गहन चिंतन और एकाग्रता के साथ में इस पर ध्यान लगाइए और जितना कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। बस आपको यहाँ से जाना है ना तो ज़्यादा यह नहीं सोचना है कि हमको 4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा। बिल्कुल नहीं पढ़िए 4 घंटा, कोई ज़रूरत नहीं। जितना पढ़ा दिए हैं उतना कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा, आप अगले 3 महीने में जितना पढ़ा देंगे ना उतना कंसेप्ट अगर आप में दिमाग में रहा तो कोई भी आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता। ये हम दावा करते हैं आपके साथ में, कोई रिजल्ट आपको नहीं रोकेगा। लेकिन हाँ, उतना कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो आपका रिजल्ट रुकने का चांस है। हम तो पहले ही कह दिए कि अगर आप मेहनती छात्र है तो मेरे यहाँ टिकिएगा और नहीं है तो निकल जाइएगा। हमको पता है, क्योंकि सबके बस का बात इतना मेहनत करना भी नहीं है। हम पढ़ाएंगे तो पूछते भी हैं और नहीं बोलने पर बोखारो छोड़ा देते हैं। समझ रहे ना? अभी तो आप लोग नए हैं तो अभी तो ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे, है ना? अब जैसे आप लोग जो है हमारे यहाँ अपने विश्वास को जमा लीजिएगा तो उसके बाद भी पढ़ाने के बाद में सीधे छोड़ नहीं देते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि बताओ एनसीएफ 2005 क्या, बताओ। और नहीं बताने के बाद में लास्ट में तो एकदम अनाधून लाठी चलता है, एकदम पिटाई वाला। समझ रहे ना? हमेशा फट्टा चलता है, क्योंकि हमको पता है भैया कि अगर तुमको हम मेहनत ना कराए तो तुम इतना बुद्धिमान नहीं कि घर जाके तुम पढ़ेगा। हमको पता ही बात है ना? और हमको ये बात पता है कि 80% लोग ऐसे ही हैं इसमें जो घरे जाके पढ़ना नहीं चाहते और उनके पास में टाइम ही नहीं है। हमलों से ज़्यादा बिजी आदमी है वो, है ना? कोई कितना लोग इसमें हाउसवाइफ है, कोई किराना दुकान है, कोई परचून का दुकान है, और कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई स्कूल पढ़ाता है। उसके पास समय नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर खूब रटवाते हैं उसको। हमको पता है ये बातें कि वो घरे जाके नहीं पढ़ेगा, इसीलिए हम उसको यहाँ पर खूब क्लियर करवाते हैं ताकि आपको घर पर जाकर पढ़ने की भी ज़रूरत न हो। और आज जितना बात हम आपको एनसीएफ में पढ़ा दिए उसको पढ़ने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में गूंज रहा होगा सारी बातें कि हाँ, आखिर एनसीएफ 2005 का विशेषता जो आज ने सर पढ़ाया है वो आखिर क्या क्या है। इतना तो आपके पास में दिमाग हो ही गया हुआ। ठीक है,
बाकी चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, टाइम भी आपका हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सा अपने दोस्तों को जोड़ने का, ऐसे जोड़ भी रहे हैं आप लोग, हम ये नहीं करें कि नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पहली बात